ओके, सी व्हेन वी टॉक अबाउट द डीपीएसपी, एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो फंडामेंटल राइट्स तो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। डीपीएसपी इज ऑब्लिगेशन, इट्स अ मोरल ऑब्लिगेशन, ओके। इम्पोज मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज, मतलब ये कोई आपको मैंडेटरी इफेक्ट के साथ नहीं इंप्लीमेंट करे जाते हैं। इट इज सपोज टू बी इंप्लीमेंटेड इफ नीडेड, ठीक है, बट द रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल एंड दैट इज पब्लिक ओपिनियन। देखो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी, स्टेट अथॉरिटीज, ठीक है, ऑब्लिगेशन होते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के तहत ही इसको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे मैं कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था, आई विल रिपीट द सेम वेरी एग्जांपल, कि सपोज कर लेते हैं कि लेट मी शो यू ओवर हियर। सपोज कर लेते हैं देयर इज अ रोड, ओके, लेट मी टेक अनदर, देयर इज अ रोड एंड लॉट ऑफ हाउसेस आर बिल्ट beside the roads, बट इसमें जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। एंड व्हाट हैपेंस कि कुछ महीने बाद ऐसा फील करा गया गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि अब इस रोड को, इसकी जो वाइडनिंग है वो कम से कम थोड़ी सी, और जैसे ये 2 लेन रोड है अब इसको हमें 4 लेन में कन्वर्ट करना है। तो होगा क्या, ऑब्वियसली आपको दिखेगा कि जब ये रोड चौड़ी होगी जहां पे ऑलरेडी सेटलमेंट है, अब इसको मैं नए तरीके से दिखाऊं, अब ये रोड हो गई है चौड़ी, तो यहां से प्रॉपर ट्रैफिक आ रही है जा रही है। बट आपको दिखेंगे कि यहां पे जो घर हुआ करते थे, फंडामेंटल राइट्स तो आपको राइट टू लिव देता है, बट डीपीएसपी में ये भी तो आता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। तो सरकार को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस रोड की काफी आवश्यकता थी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के लिए। और फिर उन्होंने आपको कंपनसेट किया और फिर आपसे वो जमीनें लेके उस प्रॉपर रोड को बनाया। और अल्टीमेटली हुआ क्या, हो सकता है कि 3 से 4 या 10 से 20 या सपोज कर लेते हैं कुछ घर उस रोड के डेवलपमेंट में आ गए, बट एट द एंड ऑफ द डे कई दशकों के लिए, फॉर अ डिकेड्स, दिस हैज रियली हेल्प्ड इकोनॉमिकली, सोशली, ओके। सो दिस इज द बेसिक थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डीपीएसपी। आपको पहले यही समझना होगा, सर फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिए, ठीक है, अब ये डीपीएसपी की आइडिया को क्या हम पढ़ने वाले हैं। इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इट इज पॉजिटिव इन नेचर अनलाइक फंडामेंटल राइट्स विच आर नेगेटिव इन नेचर। देखो आप समझना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। पॉजिटिव इन नेचर मतलब डीपीएसपी को हम इंप्लीमेंट करते हैं हमेशा एक पॉजिटिव नोशन के साथ, पर फंडामेंटल तो तब बात उसकी होती है जब वो एवरेज होते हैं, जब वो कर्टेल होते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट इट सेज, नेगेटिव इन नेचर एंड पॉजिटिव इन नेचर का मतलब ये मत समझिएगा दिस इज समथिंग बैड एंड दिस इज समथिंग गुड, ओके। उसके इफेक्टिविटी, उसके इंप्लीकेशन को लेके हम करते हैं, ठीक है। Very important, they are supplementary to the fundamental rights of the citizen. They are supplementary to the fundamental rights of the citizen. Obviously, they are intended to fill the vacuum in part 3 by providing for social and economic rights. आपको एक चीज बार बार दिख रही होगी कि डीपीएसपी की बात ही हम ये कह रहे हैं कि एक सोशल और एक इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, एक सोशल और एक इकोनॉमिक राइट्स को बात करने के लिए डीपीएसपी को इंप्लीमेंट किया गया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आपको कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980, व्हाट डिड इट से? हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये चीज समझना होगा, ठीक है। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये नहीं कि इसको कटेल कर दिए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको कटेल कर दिए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। दोनों में प्रॉपर बैलेंस आपको बनाकर आपको नहीं स्टेट को इंश्योर करना होगा कि बना रहे। एक्सेप्शंस टू डीपीएसपी, व्हाट आर द एक्सेप्शन, लेट्स सी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। Laws giving effect to Article 39B, we will see what is Article 39B and C of DPSP should not be declared as unconstitutional or void on the ground of violation of Article 14 and 19. कभी कभी ऐसा भी होगा कि DPSP को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ओके। What are those? 39B and 39C, ओके। अच्छा, सर BN Rao, you know who was he? He was the constitutional advisor.
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड दैट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जितने भी राइट्स होंगे, ठीक है, लोगों के, उसे 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट विल बी जस्टिसिएबल एंड सेकंड विल बी नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स कम इनटू प्ले, नॉन जस्टिसिएबल की बात करें तो वहां पर डीपीएसपी का रोल इफेक्टिव हो जाता है। सो अगेन इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर अस, ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटी। आपको पता ही है हु वाज द हेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, you have to answer in the comment section. Features of the DPSP: constitutional instruction or recommendation to the state in the legislative, executive or administrative matters। आप समझना, डीपीएसपी में बहुत सारी चीजें लिख दी गई हैं। What are these? These are the basically the principles. These are the instructions given to the states for the executive, legislative and administrative matters. Okay, so this is clear. DPSP resembles the instrument of instruction. ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फंडामेंटल राइट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द फंडामेंटल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, वैसा ही आप समझ लो कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। किसको? गवर्नमेंट ऑफ, ये लिया कहाँ गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से वहां से लिया गया था, मतलब इस फिलॉसफी को वहां से लिया गया था, ठीक है। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर मॉडरेट डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। एक चीज आपको और समझना पड़ेगा, डीपीएसपी किसी स्टेट में है, दैट मीन्स इट्स अ वेलफेयर स्टेट। व्हाई सो? बिकॉज अगेन इट टॉक्स अबाउट दी वेरी गुड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। दैट मीन्स कि एक वेलफेयर स्टेट की यहां पे बात हो रही है, नॉट अ पुलिस स्टेट, ठीक है। लेट्स गो अहेड। डीपीएसपी एम एट रियलाइजिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। आपको एक चीज समझना होगा, देखो हम जब प्रीएम्बल को डिस्कस कर रहे थे, अगर आपने अभी तक प्रीएम्बल वाली लेक्चर्स को अभी अटेंड नहीं करा है तो आप इमीडिएटली जाके उसको अटेंड करें। आपको एक चीज उसमें बहुत डिटेलिंग से हमने एक एक कीवर्ड्स को, एक एक टर्मिनोलॉजीज को हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, वन थिंग, जब हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी का जो मेन रीजन क्या है, दैट इज इट इंश्राइन्स, दैट इज दी हाउ द जस्टिस, liberty and equality and fraternity should be prevailed in our society. That is all discussed in the DPSP. Okay, let's go ahead. Non-justiciable in nature. See, non-justiciable in nature. You cannot go to the court, that is, it is not enforced. सर ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, इट इज अ प्रिंसिपल्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मतलब ये इम्प्लिसिट है कि स्टेट इसको इंप्लीमेंट करेगी ही करेगी, ठीक है। नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसमें क्लियर करके रखा है। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, दैट यू हैव टू नॉट गेट कंफ्यूज कि सर नोट्स को लेके क्या होगा, ठीक है, हमें क्या पेन डाउन करना है, क्या जॉट डाउन करना है। बी वेरी श्योर कि आप अगर स्टडी रिजीम से जुड़े हो तो आपको जो सारे नोट्स यहां पे मिल रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज वेरी मच इफेक्टिव, ओके। डीपीएसपीज हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट has held that any law for implementing DPSPs need to be reasonable in relation to the Article 14 and Article 19। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को लेकर ही डीपीएसपी को हमें इंप्लीमेंट करना है। ये नहीं कि हम डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 39B एंड 39C को लेकर हम कुछ एक्सेप्शंस, अपवाद को भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। बट देखो क्लासिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, बट हम अपने इस कंटेंट को हमने डिवाइड किया है किसमें? सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल में। लेट्स सी, हम एक एक को आराम से देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये गांधीयन फिलॉसफी है, ये सोशलिस्ट। देखो गांधी जी वॉज ऑल्सो अ सोशलिस्ट, बट उनके जो विचार थे वो खुद में एक यूनिक थे। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से गांधीयन फिलॉसफी, ठीक है। वो सोसाइटी को लेकर ही सोचा करते थे, बट थोड़े यूनिक विचार थे एज कंपेयर टू दी अदर सोशलिस्ट फिलोसोफर्स, ओके। लिबरल इंटेलेक्चुअल्स,
सोशलिस्ट reflects ideology of socialism, framework of democratic socialist state to provide social and economic justice। इसमें हम डिस्कस करते हैं कौन सारे डीपीएसपी इसमें हमारे आ रहे हैं। सो लेट्स गो अहेड। आर्टिकल 38 promote the welfare of the people by securing a social order, very good, to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities। देखो आपको एक बात समझना है अच्छा क्या होता कि सारी सुविधाएं एक ही जगह पे निहित होती। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मेट्रो, देयर आर द एयरपोर्ट्स, देयर आर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, नॉन मेडिकल, नॉन टेक्निकल, लॉट ऑफ लिबरल आर्ट्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे एक ही जगह पे। सपोज कर लेते हैं दिल्ली इज अ प्लेस जहां पे सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और कहीं और नए इंस्टीट्यूट्स या फिर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके कोई और नया काम हो ही नहीं रहा, जो भी हो रहा है वो दिल्ली में ही हो रहा है। क्या लगता है, Is it a good idea? No, absolutely not. देखो आपको एक बात समझना होगा, स्टेट हैज टू मेक श्योर कि ये जो भी सारे डेवलपमेंट हैं वो एक किसी रीजन स्पेसिफिक ना हो, वो कंप्लीटली हमारे अक्रॉस द कंट्री। अगर हमारी कंट्री में यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है तो स्टेट हैज टू मेक श्योर यहाँ पर हो भी हो। मतलब अगर if a person is living over here, he has the access of all the areas, even the facilities should reach to that particular place also। तो आपको दिखता होगा कि इसीलिए जो IITs एस्टैब्लिश करी गई, क्या इसके पीछे रीजन है? कोई भी चीजें इलॉजिकली नहीं होती हैं, हर चीज के पीछे एक रीजन है। क्या लगता है IITs क्यों हर राज्य में है? लगभग हर राज्य में है। NITs हर राज्य में है, IIITs भी हैं, आपको IIMs में मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आपको अक्रॉस द स्टेट्स मिल जाएंगे। और जहां पर नहीं है वहां पर कहीं ना कहीं खुलने की आप देखोगे डिमांड उठ रही है। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस इंश्योर्स द equality of opportunity, the facility and the status to the students, to the person living over there। ठीक है, now comes to the article 39। what does article 39 secures? It secures state policy must be secure adequate means of livelihood। अभी आपको देखो सबसे बहुत ही शानदार एग्जांपल मैं आपको कोट करने वाला हूं, दैट इज द पैंडेमिक टाइम। आप देखे होंगे पैंडेमिक टाइम में जितने भी BPL पीपल थे हमारे देश में, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लिवलीहुड के लिए उन्हें फूड प्रोवाइड किया गया, फूड फॉर ऑल। व्हाट इज दिस? दिस इंश्योर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ DPSP। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी स्कीम, कोई भी योजना यूं ही नहीं आ जाती है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट। तो स्टेट हैज टू मेक श्योर कि एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही तरीके से काम करना चाहिए। आपको पता है ये जो फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, सी यू हैव टू बी, आप ऐसा नहीं कि पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आप इन चीजों को देखोगे नहीं। देखो यूपीएससी क्या डिमांड करता है, यूपीएससी एक सेट ऑफ रूल्स पे नहीं कभी चला है। यूपीएससी हैज डिमांड ऑफ दोज पर्सन जिनके पास एक खुले दिमाग है और वो हर चीज को यूपीएससी से रिलेट कर सकते हैं। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कोई भी योजना क्यों आ रही है तो आप तो बोल देंगे लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, बट आप इसमें एक अच्छे से कोट कर सकते हो कि सर कहीं ना कहीं हमें बोला गया है, आर्टिकल 39 में नीतीश सर ने बताया था कि स्टेट हैज टू मेक श्योर कि मीन्स ऑफ लिवलीहुड भी बना रहे, इसीलिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ अक्रॉस द कंट्री टू द क्रोर्स ऑफ पीपल, टू द मिलियंस ऑफ पीपल। इसका पीछे रीजन था DPSP। आपको दिखना चाहिए ये चीज, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं हम पॉलिटी। देखिए पॉलिटी तो एक एक्चुअल ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये सारे थ्योरी वेस्ट हो जाएंगे अगर आप इसको अपने अगल बगल रियलाइज नहीं कर सकते। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी चीजें अगल बगल देख रहे हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग ऑल। आई हैव सेड कि सारी IITs एक जगह पे नहीं खुल सकती हैं। इसके पीछे रीजन है कि आर्टिकल 39 में बोला गया है कि स्टेट हैज टू मेक श्योर कि जितनी भी सुविधाएं हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। किसी भी प्रकार की भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये भी DPSP में नहीं है।
स्टूडेंट्स, आपको धीरे धीरे एक पिक्चर क्लियर हो रही होगी। अगर आप बहुत ही नए हैं इस सेगमेंट में तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा। आप अपने घर से निकलो, बाहर देखो, आपको एक चीज दिखेगा कि जो भी सारी चीजें आपको अगल बगल दिख रही हैं उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, चाहे वो सड़कों का डेवलपमेंट हो, चाहे वो रेलवे ब्रिजेस का हो, चाहे आपको न्यूज में आ रहा है कि कोई एक नए इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी नए फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पर आपको दिख रहे हैं कि कोई उद्योगपति कोई उद्योग लगा रहा है, उसके पीछे रीजंस होंगे। ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजंस होंगे, पॉलिटिकल रीजंस होंगे, और इसके पीछे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी होगा कि इस देश में जितने भी सारे लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं ये उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हो, बिकॉज वी लिव इन अ वेलफेयर स्टेट। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये काफी हाईलाइटिंग इशू है। सो एंड इट्स ऑल्सो लाइक कि बहुत करंट इशू के साथ भी इस चीज को हम डील कर रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद हुआ क्या, बहुत सारे जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए, तो उनका कहीं ना कहीं उनके साथ आप देखोगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, नॉर्थ इंडिया में भी आए हैं, साउथ इंडिया में भी आए हैं, पर स्टेट हैज टू मेक श्योर कि अब जिनके माता पिता नहीं हैं उनके माता पिता का रोल निभाएगा कौन। नाउ स्टेट हैज द रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ एंड डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन इन 42nd अमेंडमेंट। अच्छा, आपको यहाँ पे एक मैं करंट का क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच स्टेट हैज इनिशिएटेड अ स्कीम फॉर द चिल्ड्रन दैट दे विल बी पेड मंथली 1000 रुपीज एंड 1200 रुपीज अकॉर्डिंग टू देयर एज। ठीक है, अप टिल 18 एज, 18 साल तक। ठीक है, तो आपको डिटेल में इसको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आर्टिकल 39A, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। सर, क्वेश्चन आता है कई बार, लोग पूछते हैं कि सर मेरे साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं कोर्ट के फीस के चक्कर इधर उधर तो मैं भागता दौड़ता रह जाऊंगा। न्याय मिलेगा, दैट्स गुड, वो श्योर है मिलेगा, समय लग सकता है मिलेगा, पर उस न्यायावधि में आपको शायद बहुत सारे पैसे भी खर्च हो सकते हैं। नो, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर फ्रॉम 42nd अमेंडमेंट, दिस वॉज मेड श्योर कि हर एक इंसान तक जस्टिस जाए। सो लीगल प्रैक्टिशनर भी उनको प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस। अच्छा, आप एक चीज देखे होगे कि जितनी भी देखो, आई कैन नॉट टॉक अबाउट द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैज टू ऑल्सो मेक श्योर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में तो ये मैंडेटरी है कि अगर वहां पे सीढ़ियां हैं तो रैंप वॉक भी होते हैं। अच्छा, रैंप वॉक क्यों बना देते हैं, यूं ही गाड़ी चढ़ाने के लिए? नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। रैंप वॉक इज फॉर दोज पीपल हु आर दिव्यांग। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सर जो भी कुछ आपको दिख रहा है ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे क्या है, रीजन है। ओके, आर्टिकल 42 टॉक्स अबाउट द प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीच में आपने इंडिगो एंड स्पाइस जेट में कुछ इश्यूज को लेके भी न्यूज़ में थे। विल बी डिस्कसिंग इन द पॉलिटिकल करंट अफेयर्स इन वेरी डिटेल। ठीक है, कि मैटरनिटी लीव को लेके कुछ इशू आया था। देखो, ये सारी चीज़ें करंट में भी आपको दिखेंगी और आर्टिकल 42 में इसको डिस्कस करा गया। आर्टिकल 43 व्हाट टॉक्स अबाउट टू सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर। आप देखा करो कि अच्छा कितने लोग ये देखते हैं कि चाहे कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, सपोज कर लेते हैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सपोज कर लेते हैं एक टेक्निकल इंडस्ट्री, एक आईटी इंडस्ट्री है और एक एजुकेशनल इंडस्ट्री है, एक अलग अलग सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं। आप देखा करो साल भर में विद इन ए ईयर आप वहां पे कल्चरल इवेंट देखोगे, वहां पे वही लोग जो काम कर रहे हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो फैक्ट्री हो। वहां पे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, वहां पर लोग एक्सपेडिशन पे जाते हैं, एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं, बिकॉज दिस हैज टू बी मेक श्योर सिर्फ काम ही ना कराएं, काम ही कराएं तो रोबोट रख लें। why they are hiring a living individual। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीजें भी इनको मेक श्योर करना है, क्योंकि आर्टिकल 43 में है टू सिक्योर लिविंग वेज। ठीक है, दैट्स गुड। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। आप देखा करो कि डांस इवेंट्स और कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। ओके, आर्टिकल 43A टेक स्टेप
टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो आप समझो एक चीज, एक इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडर और मैनेजर से नहीं चलती है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स होता है। और डीपीएसपी के 43 के तहत यह कहा गया है कि ऐसे स्टेप्स करने जरूरी हैं जिससे वर्कर्स को भी मौका मिले अपने बात को मैनेजमेंट तक और फाउंडर्स तक पहुंचाने के लिए। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 42nd अमेंडमेंट के तहत इसे कहा गया था। यू नो 42nd अमेंडमेंट, इसके पीछे एक फैक्ट है। व्हाट इज द फैक्ट? आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। Someone is saying mini constitution. Is it correct? Answer in the comment section. Article 47. To raise the level of nutrition and the standard of living to the people to improve the public health. देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज कर लेते हैं कि कोई इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे काम करना ही जीवन से हाथ धो बैठना है। दिस इज नॉट डन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ बहुत जरूरी है। ये भी आर्टिकल 47 के तहत, मैं सिर्फ इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉ भी यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, अलग से हमारा इंडस्ट्रियल लॉ भी दिया हुआ है, बट स्टेट हैज़ टू मेक श्योर कि लोगों का हाइजीन, लोगों की हेल्थ, लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यू कहीं ना कहीं डीके या फिर इरोड नहीं हो रही है और वो एक लिविंग स्टैंडर्ड, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ वो जी रहे हैं। अच्छा, ये सारी जो बातें थी, आपको मैंने शुरू में ही बोला कि ये सारी जो बातें थी ये एक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क की देन है। अब आते हैं गांधीयन फिलॉसफी के तहत क्या सारी डिस्कशन किए गए थे। सो लेट्स स्टार्ट दी अनदर क्लासिफिकेशन। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं करा गया है, वी विल बी डिस्कसिंग गांधीयन फिलॉसफी based on Gandhian ideology represent the program for reconstruction enunciated by Gandhi during the national movement। देखो गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए थे जो जिसकी प्रेरणा को लेके हमारे डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल्स को लिखा गया है। लेट्स सी आर्टिकल 42 ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी इंश्योर करती है। अगर डेमोक्रेसी में सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही एम्पावर हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं, वो फेल डेमोक्रेसी है। जब तक लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द रोड डू नॉट गेट द एम्पावरमेंट या फिर इन्वॉल्वमेंट इन द डेमोक्रेसी, दैट इज नॉट द रियल डेमोक्रेसी। इट इज इंश्योर्ड इन आर्टिकल 40 टू इंश्योर विलेज पंचायत। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Article 43 to promote cottage industries on an individual and cooperation basis in rural areas। आपने MSMEs को आए दिन आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो कि MSMEs व्हाट आर दिस, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आप ये सब क्या पढ़ते हो, ये क्या है एक्चुअली में? ये एक्चुअली में आप देखोगे कि प्रमोट करा जा रहा है कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन द रूरल। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी यहाँ पे रोल में आ जाती हैं। मैं बोलता रहा हूँ गाइस, यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसके पीछे आप लिंक अप कर पाओ। व्हेन यू आर राइटिंग डाउन, जॉटिंग डाउन दी करंट अफेयर्स, आप ये भी मेक श्योर करो कि इनका थ्योरी पार्ट से कहाँ रिलेशन निकल के आ रहा है। डीपीएस में रिलेशन निकल के आ रहा है, आर्टिकल 43 में निकल के आ रहा है, अभी हमने आर्टिकल 37 में डिस्कस किया था। तो आप इन चीजों को भी दिमाग में रखे रहो। आर्टिकल 43 डन। आर्टिकल 43 बी टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सी। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे। इट इज इन दी आर्टिकल 43 बी, 97th अमेंडमेंट ऑफ 2011। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ फैक्ट्स होंगे, तुरंत आप इनको अपने एक कॉपी और एक पेन के साथ आप बैठे ही होगे, मैं ये चीज़ तो एक्सपेक्ट करता हूँ। तुरंत आप इनको बुलेट पॉइंट में नोट कर लो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। देखो हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक आज से 30 दिन बाद ऑब्वियसली एक दिन आपको रेस्ट मिलेगा। आपके पास बस आप हॉल में होने वाले हो और यही कुछ रीजंस हैं जिससे आपको एक अपर एज मिलेगा एक नॉर्मल एस्पिरेंट्स के ऊपर। देखो कंटेंट थ्योरी सबके पास है, ठीक है, नॉलेज सबके पास है, इंप्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं एग्जाम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
समझ रहे हो? टैलेंट देखो, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इनके पास टैलेंट नहीं है, उनके पास टैलेंट नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि एट अ टाइम आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल एक टेक्निकल एडवांसमेंट से ही आता है। एक आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ लेते कि सर मेरे पास तो ढेर सारे कंटेंट है, मैं पढ़ लूंगा। नहीं, आपके पास स्ट्रैटेजी, उन सारे कंटेंट्स को क्रिस्प करके जब एक पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करा जाएगा और जिसमें सारे बुलेट पॉइंट्स, हेडलाइंस सब कुछ दिए रहेंगे, और जब मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं तो इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं, दैट व्हाट मेक्स योर स्ट्रैटेजी, योर ट्रिक टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स। Article 46, to promote educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section of society to protect them from social injustice and exploitation। अभी देखो, हम जब पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कि कैसे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ डिस्क्रिमिनेटिव प्रोविजंस लेकर, उनके लिए नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव प्रोविजंस मतलब एज एन एक्सेप्शन दिए गए हैं। वाई सो? डीपीएसपी भी ये बात बोलता है। और अभी मैंने एक बात आपको बोली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम पर्पस के लिए है, कि यू हैव टू मेक श्योर कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स आर नॉट डिफरेंट। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आर्टिकल 47, प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर जनरेशन बर्बाद ना हो। प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल 48, स्लॉटर ऑफ काउज एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स। देखो, आपको एक चीज श्योर करनी है कि ये जो आर्टिकल्स हैं, आपको एक दिन में तैयार नहीं होंगे। ओके, आपको एक दिन में तैयार नहीं होंगे, तो आपको करना क्या है, जब भी न्यूज आपके सामने आए तुरंत आप उसकी कटिंग लेके अपने जो भी नोट कॉपी है वहां पे आप जॉट डाउन कर लो। ठीक है। लिबरल इंटेलेक्चुअल, आर्टिकल 44 ऑफ, अच्छा, हमने सोशलिस्ट फिलॉसफी पढ़ ली, हमने गांधीयन फिलॉसफी पढ़ ली, अब हम लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी को भी डिस्कस कर लें कि ये किस रूप में हमारे डीपीएसपी में इनके इफेक्ट्स या इनकी फिलॉसफिकल इफेक्ट्स हमको दिखते हैं। चलो देखते हैं। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो, लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी है क्या, इसको एक शॉर्ट में बताएं। एक तरीके से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंश्योर करता है कि सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स सबको मिलने चाहिए। सेम लिबरल फिलॉसफी, बिना किसी डिवाइड के, बिना किसी जेंडर डिवाइड के, बिना किसी कम्युनिटी डिवाइड के, बिना किसी रिलीजियस बायसनेस के, जब जस्टिस सब तक पहुंचता है, इसी नॉलेज को हम लिबरल या इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी या फिर आइडियोलॉजी कहते हैं। इन शॉर्ट, अनबायस्ड। लेट्स सी इन डिटेल। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 45, अच्छा, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टूडेंट, आई एम अश्योरिंग यू कि यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। नहीं भी आएंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। आए दिन इस पे इलस्ट्रेशंस, डिस्कशंस हो रहे हैं, बिकॉज इट इज इन करंट। Uttar Pradesh government is talking it about. Uttarakhand government has already announced before the elections. Himachal government is running on that. Even sometimes the high courts of Delhi, high courts of Allahabad, high courts of other states have also numerous times they have repeated it down कि Article 44 is the need of the country. देखो, तो ये है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? जितने भी पर्सनल लॉज हैं इनको पूरी तरीके से खत्म करके कुछ एक ऐसा यूनिफॉर्म कोड लेकर आए जिसे हर एक इंसान एक, देखो, चाहे वो रिलेटेड टू मैरिज हो, रिलेटेड टू एडॉप्शन हो, रिलेटेड टू डाइवोर्स हो, लॉट ऑफ लॉज आर ओवर देयर। एक यूनिफॉर्म कंट्री में वन नेशन वन लॉ सॉर्ट ऑफ एक, सो इट ऑल्सो इंश्योर्स सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल, नॉट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है। आर्टिकल 45, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6। देखो, ये चीज बहुत जरूरी है, और ये इट वॉज नॉट इन दी
primary stage of DPSP. It was later introduced by 86th Amendment of 2002. Again, it's very important, and I have already discussed in fundamental rights as well. Okay, so let's go ahead. Article 48A to protect and improve the environment to safeguard forest and wildlife. आपको पता है क्या सिचुएशन है इस वक्त हमारे देश में, हीट वेव्स हैं, टाइफून्स आ रहे हैं, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। और अगर हम जिस हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करने में लगे हुए हैं, हम ये कह नहीं सकते कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ दौड़ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एट वेरी गुड रेट, रैपिड रेट। नॉट आई एम सेइंग दिस, लॉट ऑफ रिपोर्ट्स हैव सेड, बट आपको भी ये इंश्योर करना है, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, आपको भी इंश्योर करना है कि आपके अगल बगल जितने भी छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सही तरीके से है कि नहीं। आप जाके उस पर गाड़ियां मत चढ़ा देना। कहने का मतलब क्या है कि डीपीएसपी स्टेट तो श्योर कर रहा है कि आपकी भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं। यस, तो आपको भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि आजकल तो रील्स का, सेल्फीज का जमाना है। पीपल यूज टू गो टू प्रोटेक्टेड एरियाज, यूज टू टेक सेल्फीज। दे जहां भी होता उधर लिटर फैला देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। वी आर द इंटेलेक्चुअल पर्सन, वी हैव टू नॉट डू दिस। और ये आर्टिकल 48 में भी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली भी इसे मेंशन किया गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सिर्फ वाइल्ड लाइफ का मतलब जंगल से मत समझिएगा। एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग नियर एंड डियर बाय यू, एवरीथिंग, ठीक है। 49, आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब जाके आप लोग जानते ही हैं, लॉट ऑफ हमारे देश में आजकल एक ऐसा कल्चर है कि किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में लिख देंगे एक्स लव्स वाई। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं करना है। बट ठीक है, अब लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं, पीपल आर लिटरली एडमायरिंग। अब लोग उन जगहों पे भी जाना शुरू कर दिए हैं जो छुपी हुई थी हमारे इतिहास में। इट्स गुड, वी हैव टू know the importance of our monuments, the historical interest things and those areas, ठीक है। Now I'm asking you, आप जिस भी शहर से हो, आपके शहर में कौन से ऐसे historical monuments हैं? Write down in comment section and let us all know, okay? If we will be having enough time, तो हम उस प्लेस पे विजिट भी करेंगे। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मेंटेन ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, इंकरेज पीसफुल सेटलमेंट्स। अगर आज हम अपने देश की इंटरनेशनल ट्रीटीज को लेकर बात करें तो काफ़ी सटल है, काफ़ी इंप्रूविंग फेज के साथ है। तो ये भी आर्टिकल 51 में इंश्योर किया गया है। अगेन आई एम सेइंग, कोई भी चीज़ इस वजह से नहीं हो रही है कि आप देखोगे यूं ही सरकार की नीतियां होंगी या फिर पॉलिसीज होंगे, वो अपने मन से कर रहे हैं। नहीं, इसके पीछे कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेक श्योर करा गया है कि हम अपने देश को, यहाँ की स्टेट मेक श्योर करेगी कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल पीस, एक ऑनरेबल रिलेशन हमेशा से मेंटेन रहे, ठीक है। डायरेक्टिव्स आउटसाइड दी पार्ट 4। अच्छा, पार्ट 4 में सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने देख लिए। अब कुछ पार्ट 4 के बाहर के भी कुछ डायरेक्टिव्स होंगे, चलो उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 335 पार्ट 16 क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर रिपीटिंग इट थर्ड टाइम, ओके। देखो, आपको एक चीज दिखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेक श्योर किया गया है कि कोई भी चीज छूट ना पाए। उसे रिपीटेटिव नहीं कहेंगे, उसे यूनिक फीचर्स के साथ री इंप्लीमेंटेड तरीके से वहां पर ड्राफ्ट किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 350A पार्ट 17 इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। आर्टिकल 351 पार्ट 17 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप अपने मदर टंग में, बीट एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री, चाहे आप उड़ीसा से उड़िया बोलना चाहते हो, चाहे आप कन्नड़ से हो, चाहे कर्नाटका से हो कन्नड़ा बोलना चाहते हो, चाहे आप किसी भी एरिया से हो, ठीक है। आप अगर बिहार से हो, मैथिली, इवन मैथिली इज ऑल्सो नाउ विल बी टॉट इन दी लोअर क्लासेस।
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि उन सारे लैंग्वेजेस को, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ साथ उन लैंग्वेजेस को भी प्रैक्टिकल रूप में, नॉट इन थ्योरेटिकल, एटलीस्ट प्रैक्टिकल रूप में लोगों तक, खास करके स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए। क्योंकि देखो बहुत जरूरी है, देखो ये तो एक ह्यूमन बिहेवियरल, अकॉर्डिंग टू डेटा इट इज फाउंड दैट ह्यूमन बिहेवियरल है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को उसके नेटिव लैंग्वेज में, उसके मदर टंग में समझाया जाता है तो वो क्विकली अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश एंड योर इंग्लिश इज अ नेटिव लैंग्वेज, यू विल बी गेटिंग इट वेरी स्मूथली। बट यही बात अगर मैं हिंदी में कह रहा हूं और आप एक हिंदी बेल्ट से, तो आप इस बात को और भी बेहतर तरीके से समझ सकोगे। सो अब अगर यहाँ पे मुझे कन्नड़ तो नहीं आती है, अगर मुझे कन्नड़ में ये बात बोलनी होती तो एक कर्नाटक का बच्चा बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझ सकता था। एंड दैट इज, अच्छा फॉर एग्जांपल आप हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देखो, मैं बॉलीवुड नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि बॉलीवुड कहना इज, अगेन सपोज वी हैव 28 स्टेट्स, बॉलीवुड इज जस्ट वन स्टेट ऑफ इंडिया। आज हमारे हर एक स्टेट में एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो हमें सबको रिकॉग्नाइज करना है, चाहे वो टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, कोई भी हो। सो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आप देखोगे अब एक नया कल्चर आया ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ आवर टेक्निकल डिवाइसेस और OTT प्लेटफॉर्म की वजह से। आप देखोगे कि हो क्या रहा है, मदर टंग आज सुदूर बैठे हुए रिमोट एरियाज तक भी पहुंच रही है। ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट, वी आर लिविंग इन IT एरा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो इट इज मेंशन्ड अगेन आई विल बी रिपीटिंग, इट इज ऑल मेंशन्ड इन डायरेक्टिव्स। ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इतने अच्छे से समझा दिया कि समझ में आ गया, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई बार तो ऐसा होगा ही होगा सर, ये फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करेंगे, ये कर्टेल करेंगे, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स और DPSCs को लेके, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस को वहां पे डिस्कस करेंगे और कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड कुछ सुप्रीम कोर्ट के व्यूज को लेके भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। चंपकम दोराई राजन केस 1951। इफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, fundamental rights would prevail over DPSP. Fundamental rights can be amended by the parliament enacting constitutional amendment. अब एक चीज आप समझना, ये 51 की बात है, चंपकम दोराई राजन 51 का केस था। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स इज द सुप्रीम, फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकता है। चलो फिर डेवलपमेंट हुआ, गोलकनाथ केस आया 1967 में, उसमें उन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द fundamental rights which are sacrosanct. Fundamental rights cannot be amended for the implementation of DPSP. एक और बात बोला उन्होंने कि इस फंडामेंटल राइट्स को आप यूं ही नहीं आप हटा सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको DPSP इंप्लीमेंट करना है। 24th अमेंडमेंट 1971 में क्या कहा गया, पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे द एनी फंडामेंटल राइट बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप देख रहे होगे कितने टसल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के व्यूज में, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारी आइडियोलॉजी भी डेवलप करी है। Inserted Article 31C, any law for the implementation of Article 39B, 39C shall not be void if it violates Article 49, 19. ठीक है, केशवानंद भारती केस, वन ऑफ द बिगेस्ट लैंडमार्क केस ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें ये कहा गया था। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976, any law for implementation of DPSP shall not be void if it violates 14 and Article 19. DPSP accorded primacy over Article 14 and Article 19. मतलब आपको मैंने अभी जब फीचर्स ऑफ DPSP में पढ़ा रहा था तो आप लोग को मैंने एक चीज़ क्लियर करी थी कि DPSP अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39C एंड 39B, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 की वजह से DPSP को वॉइड नहीं करेंगे। ओके, आई एम रिपीटेड अगेन, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉइड होने पर भी हम इसको नलिफाई नहीं करेंगे। मिनर्वा मिल्स केस 1980। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। एक चीज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि देखो, एक बैलेंस अप्रोच लेके सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, एक बैलेंस अप्रोच। ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू रखा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी, मॉरल थॉट हैं,
तो इनमें एक हार्मोनियस बैलेंस बना रहना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी लास्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी, ओके। टू फैसिलिटेट stability and continuity in domestic and foreign policies supplementary to the fundamental rights। मतलब कुछ क्या इंपॉर्टेंस है, जल्दी से इसको क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने पूरा अभी तक अपना डीपीएसपी को पढ़ा, तो इसमें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। टू फैसिलिटेट द स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसीज, और सप्लीमेंट्री होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के, ना कि इसके अगेंस्ट होना चाहिए, ठीक है। देन enables a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of fundamental rights, enables favorable atmosphere to the full and proper enjoyment of fundamental rights, मतलब अगेन सप्लीमेंट्री होना चाहिए। enable the opposition to exercise influence and control over the operations of the government, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक हो जाए। serve as a crucial test for the performance of the government and serve as a common पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डीपीएसपी कंप्लीट और काफ़ी डिटेल में जाके पढ़ाई की है, और वही सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जो एक यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सो आपको एक क्विक मैं 5 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन दे देता हूँ। पहले तो डीपीएसपी को हम बोरो किए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 से। अब भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला था कि डीपीएसपी एक नॉवल फीचर है, ठीक है। हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को अगर टुगेदर देखें तो एक फिलोसफी एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसको हम देखते हैं। डीपीएसपी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट के लिए, जो कि कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना है ऑन बेस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। डीपीएसपी है क्या? डीपीएसपी ये मेक श्योर करता है कि सोशल और इकोनॉमिक राइट सरकार हमेशा मेंटेन रखे सोसाइटी में, ठीक है। लॉट ऑफ केसेस हुए हैं, मिनर्वा मिल्स केस उसमें बहुत ही हाईलाइटिंग और बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिसमें यह कहा गया कि इट इज अ बेडरॉक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक हार्मनी और बैलेंस हमें मेंटेन करके चलना है। एक्सेप्शन कहा गया है कि लॉज गिविंग इफेक्ट टू द आर्टिकल 39B and C will not be void even if it violates the article 14 and 19. Law giving effect to the article 39B and C of the DPSPs should not be declared as unconstitutional and void on ground of violation or contravention of article 14 and 19. BN राव हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने बोला था कि जो भी राइट्स लोगों को मिले उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। पहला जस्टिसिएबल, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोल देते हैं, दूसरा नॉन जस्टिसिएबल, जिसको हम डीपीएसपी के रूप में लेते हैं। फीचर्स हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो हमने करा है, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अच्छे तरीके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पहला एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे, दूसरा एक गांधीयन आइडियोलॉजी पे, तीसरा एक इंटेलेक्चुअल एंड लिबरल आइडियोलॉजी पे। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी में हमने डिस्कस करा है आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42 एंड 43, ठीक है। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मैं बार बार कह रहा हूं 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे एक रीजन है कि 39 में बहुत सारी बातें करी गई हैं। ठीक है, 39 मेक श्योर स्टेट पॉलिसी मस्ट बी सिक्योर टू मीन्स ऑफ लिवलीहुड के बारे में बात करता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बात करता है, इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन के बारे में बात करता है, एक प्रॉपर एक हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सरकार को रखना है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की भी बारे में बात करता है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड लीगल फ्री एड टू द पुअर, ठीक है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एंड सिकनेस, मतलब हमेशा अपॉर्चुनिटी की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 41, 42 प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी लीव, 43 टॉक्स अबाउट द लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट भी बना रहना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द वर्कर्स। 43A टॉक्स अबाउट द स्टेट हैज टू टेक स्टेप फॉर इम्प्लीमेंटेशन दैट वर्कर्स कैन ऑल्सो टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है, वो सिर्फ एक वर्कर ही ना बनकर रह जाए। गांधीयन फिलोसफी के बारे में हमने डिस्कस किया 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, एक ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के बारे में बात की उन्होंने बोला कि कॉपरेटिव्स काफी इफेक्टिव होने चाहिए, ठीक है, वॉलंटरी फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पुलिसिंग कैरेक्टर आ जाए स्टेट का, नहीं, इट शुड बी अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस को अगर लेकर आया गया था, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं डीपीएसपी का रोल था कि जो लोग आते तो एक
उन कास्ट से हैं, उस कम्युनिटी से हैं जो एक अपर कास्ट मानी गई है, बट दे आर इकोनॉमिकली वीक, तो उनके बारे में भी सोचा गया। ठीक है। आर्टिकल 47 प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स एंड प्रोहिबिट द आर्टिकल 48 प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स। कुछ लिबरल और इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी की बात करेगी विच इज सपोज टू बी वेरी अनबायस्ड। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे याद करके रखना है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि इस पर आप एक प्रॉपर कंटेंट भी बनाइए। ठीक है। एंड दैट विल हेल्प यू इन दी अपकमिंग एग्जाम। 86 अमेंडमेंट के तहत ये भी बताया गया था कि आपको 6 साल की उम्र तक के सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर देना है। 48 टॉक्स अबाउट दी ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग उसी पुराने और प्रिमिटिव टूल्स को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 42nd अमेंडमेंट 1976। आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और मैंने यहाँ पे आप लोग से बोला कि आप जिन जिन शहरों से हो, आप उन शहरों के कोई भी बेस्ट 2 to 3 और या फिर टॉप 5 to टॉप 10 जो भी आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आपके लोकेलिटी में विद इन 100 किलोमीटर पता है, उसको जरूर आप कमेंट डाउन करो ताकि और भी सारे लोग देखें और समझें। व्हाट आई एम सेइंग इज समझो, पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं है, पॉलिटिक्स एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है। आर्टिकल 50 टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट द इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। ठीक है। और कुछ ऐसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे पार्ट 4 के बाहर हैं। देख लेते हैं, जैसे पार्ट 16 में है, पार्ट 17 में है। पार्ट 16 में आपका वही क्लेम्स हैं एसटी और एससी को सर्विसेज के लिए, फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे मदर टंग में 17 में है, और 351 बात करता है कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, जैसे कि अगर चंपकम दोराई राजन की बात करें तो उन्होंने बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। गोलकनाथ में बोला गया कि पार्लियामेंट कुछ फंडामेंटल राइट्स को इसलिए नहीं अमेंडमेंट कर सकती है क्योंकि उसको डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना है। 24th अमेंडमेंट 1971 में बोला गया था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। ये कुछ उस वक्त की पॉलिटिकल रिजीम ही कुछ ऐसा बना था, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी, ये सारी चीजें वहां पे टसल आपको देखने को मिलेंगी। केशवानंद भारती केस आया, फिर उन्होंने बोला जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर। वो जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी जब चाहेगी तब ये मेक श्योर करेगी फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं ओवर पावर तो नहीं हो रहे हैं, फिर डीपीएसपी कहीं ना कहीं अंडर पावर तो नहीं हो रहा है। ठीक है। या फिर डीपीएसपी ओवर पावर तो नहीं हो रहा है, किसी का फंडामेंटल राइट एब्रिज किया जा रहा है। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 सेज एनी लॉ फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी डीपीएसपी शैल नॉट बी वॉइड इफ इट वायलेट्स आर्टिकल 14 एंड 19। आई एम रिपीटिंग इट अगेन 4 to 5 टाइम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा कि डीपीएसपी अगर आर्टिकल 39 के बी और 39 के सी में आता है तो आपको ये सरकार को मेक श्योर करना होगा कि अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को अवॉइड कर रहा है तब भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स केस में सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड इन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी हम समझ गए, स्टेबिलिटी आती है इससे, इकोनॉमिक राइट्स आती है, सोशल राइट्स आती है। ठीक है। और फॉरेन पॉलिसीज को भी हमें बेटर बना के रखना है, डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी हमें बेटर बना के रखना है, सप्लीमेंट्री होता है फंडामेंटल राइट्स को लेके। ठीक है। और इट ऑल्सो सर्व्स एज द क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट कि डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इट एट लास्ट आई विल सी इट सर्व्स एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो फॉर द गवर्नमेंट। तो आई होप आपको डीपीएसपी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वेरी क्विकली हमने पूरे डीपीएसपी को रिवाइज कर लिया है गाइज। बिलीव यू मी, स्टडी रिजीम के साथ आप बने रहिए। ठीक है। एंड दिस विल अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रीलिम्स 2022। थैंक यू।
सर एक चीज़ पूछिए, अगर कैमरा म्यूट कर दे तो को यही चलता है? बात कर लो ना। हेलो हेलो, हाँ सर सोनी बोल रहा हूँ। ये कह रहा था जैसे मान लीजिए ऑडियो म्यूट कर दिया है, वैसे वैसे कैमरा भी म्यूट कर सकते हैं क्या सर? कैमरे की इसी से ना म्यूट हो जाएगी सर? OBS के ऊपर आँख बंद कर दे रहा हूँ, कैमरे की भी, माइक की भी आँख बंद कर दिया, लैपटॉप की बस खुली रहने दे रहे हैं सर। क्यों सर? हाँ ठीक है सर। अब तो हम बैठ के जाने कोई हैं? लैपटॉप की चल रही है सर? अभी सर? हेलो हेलो हेलो, वाईफाई वो फ्लाइट मोड लगा के वाईफाई ऑन नहीं आप मत करो, वो फिर प्रॉब्लम होगी, आप लोग डिस्कनेक्ट हमसे हमसे बात करिए आयुष सर को, अगर पॉसिबल है कुछ बच्चे को एक दो बार दो बच्चे को नाम ले लेते हैं ना, छोड़ के देख नहीं सकते हैं पूरी क्लास। वेरी गुड राजेश जी, वेरी गुड कविता जी। नंबर नहीं है बंद तो हो गया सर? नहीं वो बंद चल रही है, कुछ नहीं दिखा रही है। हाँ, वीडियो कॉलिंग करके दिखाऊं क्या आपको? अभी भी नहीं? अरे आकाश नहीं आएगा क्या, लेट हो रहा है? काटना नहीं, बात करा देना इनको, काटना नहीं। हाँ माइक तो चालू है सर, माइक ही बंद कर देते हैं सर।
It's clear now? Okay. I hope I am audible to you all. Okay. So the Article 368 deals with the amendment procedure of the Constitution that is given in Part 10th of the Constitution in Article 368. Okay. The procedure for amending the Constitution is neither flexible in Britain nor rigid in USA. Okay. So basically you have to be like understanding. हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, तो सो वी आर स्टार्टिंग सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक. तो बेसिकली लेट्स रीस्टार्ट फ्रेश. अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द टॉपिक. देखो, आपको ये बात समझनी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लेड डाउन हुआ एंड व्हेन इट केम और व्हेन इट वाज इन्फोर्स्ड, वन थिंग वाज श्योर कि उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, देयर मस्ट बी समथिंग रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज रेलेवेंस, बट ऑल्सो देयर कैन बी द सिचुएशन कि रेलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मे बी ऑब्सोलीट फॉर टाइम बीइंग. तो जो भी डॉक्यूमेंट्स में सारी चीजें लिखी गई थी फ्रॉम आर्टिकल N to Z, what happens after some time it needed to be updated, it needed to be amended. So there comes the picture of amendment of the constitution. कुछ तो उसी टाइम अमेंड कर दिए गए, कुछ आफ्टर फ्यू डिकेड्स एंड सम आर इनटू द प्रोसेस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Amending the Constitution of India is the process of making changes to national fundamental law or supreme law of the land. That is the Constitution. Okay. The procedure of amendment in the Constitution is laid down in Part 10th of Article, also given in the Article 368. The procedure for amending the Constitution is neither flexible nor rigid. एक चीज आपको क्लियर हो गया कि ब्रिटेन बहुत फ्लेक्सिबल है और यूएसए बहुत ही ज्यादा रिजिड है. अच्छा, ब्रिटेन में फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज को भी लेकर है कि वहां पे जो भी बिल पास होते हैं दैट इज टेकन एज इनटू अकाउंट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेरिका में इतनी ज्यादा रिजिडिटी है कि until and unless the complete government, including the center and the state, together agrees to amend, then it will be amended. Okay, it is our Indian constitution is synthesis of both. It states that parliament may amend the constitution but can't amend those provisions which are the basic structure of the constitution. फिर से आएगा क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन किस केस में हुआ था? केशवानंद भारती केस ऑफ 1973. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, दिस फीचर इज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ओके, साउथ अफ्रीका. सो देखो, अब आपको एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे चीजें, एक टेबुलर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चीजों को अच्छी तरीके से हम याद करें. प्रोसेस, इवेंट्स, क्या क्या सारे अमेंडमेंट में आने वाले, विल बी डिस्कसिंग इन द प्रिटी डिटेल. Listen to me very carefully. One thing, that constitution is amending the constitution is a big process. It's a lengthy process. But if you bifurcate the very tiny details, each detail can be understood very easily. So we'll be doing the same. Okay. Introduction of the bills. The first step is introduction of the bill. Amendment bill can be introduced only in either of the house of the parliament. Okay, either only in either of the house of the parliament. So okay, the voice is now okay. One thing is very sure, who can introduce? Either by a minister or a private member. Who can introduce the bill? Either a minister or a private member. ठीक है. अच्छा, what is the, now here comes the question, so what is the role of the president in introduction of the bill? Prior permission of president is not required. डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि सर अमेंडमेंट की बात है, प्रेसिडेंट से तो क्या बोलते हैं, आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी. नहीं, प्रायर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, उसके लिए आपको प्रेसिडेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है. द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द बिल. ओके. अच्छा सर, इफ आई
suppose as a member want a bill which has to come on the floor or amendment होगा constitution में, so there needs to be a majority. What type of majority do all we see? Special majority. अच्छा, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, कंप्लीट मेजोरिटी प्लस बाय अ मेजोरिटी, that is by a majority not less than 2/3 of the members of that house present and voting, that is 50% plus 2/3 of the present and voting. इससे कम हुआ तो आपका बिल पास नहीं होगा. बिल इन हाउसेस, आई एम रिपीटिंग, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही आपके ये बिल ऑन फ्लोर होता है. एंड व्हाट इज दैट? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है, प्लस बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. प्रेजेंट एंड वोटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अच्छा, here comes the question, sir, how many types of majority are over there? We will be discussing again in our courses laying ahead. So stay tuned with us. कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल हम छोड़ेंगे नहीं that might come into your prelims. ठीक है. So bill in the houses, both the houses need to pass the bill with special majority. Again we have talked about the special majority. ऐसा नहीं कि सब लोकसभा में हो जाएगा तो वो पास हो गया, नहीं, both the houses. So it's very important, both the houses. ठीक है. सर ज्वाइंट सिटिंग की बात कर लें तो नहीं, देर इज नो एज सच प्रोविजन फॉर अ ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस. मतलब अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो ऐसा नहीं कि ज्वाइंट सिटिंग से उसको एग्रीमेंट में हम कन्वर्ट कर लें, क्योंकि देखो तब फिर नंबर गेम बदल सकते हैं, है कि नहीं. सपोज कर लेते हैं एक जगह 500 है, एक जगह 250 है, तो वहां पे आपका नंबर गेम बदल के 750 हो जाएगा. तो नंबर गेम की वजह से, एंड देयर कैन बी अनदर एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से ज्वाइंट सिटिंग को हम यहाँ पे अप्रूव नहीं करते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि सर ज्वाइंट सेटिंग करके भी तो हम पास कर सकते हैं. नो, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ द टू हाउसेस. ओके. अमेंडिंग फेडरल प्रोविजन. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी बिग. कुछ ऐसे प्रोविजंस भी तो होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे, है कि नहीं. बेसिक स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे. फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल स्ट्रक्चर तो वही है ना कि जब पावर्स आपके सेंटर और स्टेट में डिवाइड होने वाले होते हैं. ठीक है सर, वेरी गुड. अब इसको अगर हमें अमेंड करना हो, सपोज अगर ऐसा हो जाता कि सिर्फ पार्लियामेंट चाह लेगी और वो फेडरल स्ट्रक्चर को आराम से आपको अमेंड कर देगी, तो आपको लगता नहीं कि इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अनजस्टिस टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेशन. ठीक है, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी सेंटर है, इट्स कूल, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट स्पेशल मेजोरिटी के बाद, बोथ हाउसेस से पास होने के बाद, रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी, मतलब जितने भी हैं +1, XX +1, तो रेटिफिकेशन ऑफ बाय द लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय अ सिंपल मेजोरिटी, ये होना बहुत आवश्यक है. तभी जैसे सपोज कर लेते हैं कि कोई भी आप एक फेडरल स्ट्रक्चर की फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स. ठीक है, एक ऐसा केस है जिसमें पावर की जो पूरी कंप्लीट होल्डिंग है सेंटर के पास है. ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसमें आपके पास स्टेट की भी उसमें जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी बनती है. सेंटर को रातों रात मन किया कि अब मैं इसको बदल दूं, सारा पावर लेके सीज कर दूं स्टेट का और सेंटर में ऐड कर दूं, मतलब इनके पावर को रिमूव कर दूं. क्या लगता है कि ये अनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ सर? इसीलिए स्पेशल मेजोरिटी से आपको अपर हाउस और लोअर हाउस से तो पास कराना ही पड़ेगा, प्लस आपको रेटिफाई भी कराना पड़ेगा हाफ ऑफ द स्टेट्स के लेजिस्लेचर से, और वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ. अब आता है कि सर रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है बिल को असेंट करने में. ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, it also amended Article 368 to provide expressly that Parliament has power to amend any provision of the Constitution. मतलब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कह दिया गया था कि 368 में एक्सप्लिसिटली ये वो बात बोल दी गई कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये तो बहुत गलत है, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकती है. नहीं, डू नॉट, नेवर एवर, डू नॉट फॉरगेट, हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है विच इज इंडिपेंडेंट, दैट विल मेक श्योर. आपने पढ़ा होगा, गारंटर, कस्टोडियन, सुप्रीम कोर्ट इज ओवर देयर. ठीक है,
तो जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगा, अगर वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट always over there. The amendment further made it obligatory for the president to give his assent when a constitution amendment bill was presented to him. तो समझ में आपको आ गया होगा कि इस अमेंडमेंट में ये कह दिया गया कि भैया अगर बिल आपके पास गया है तो आपको तो असेंटमेंट देना ही देना है। प्रेसिडेंट ने ना बोल दिया, ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो बेसिकली अच्छा ये भी है कि प्रेसिडेंट मोस्ट ऑफ द केसेस उन्हीं के ही लीनिंग आइडियोलॉजी के होते हैं, सो बेसिकली ऑलरेडी असेंटमेंट होता है। ठीक है। रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन इंट्रोड्यूसिंग बिल, स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंट्रोड्यूस सच बिल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स देखो इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक्स कि सर स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी तो पावर होनी चाहिए या फिर होती ही होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेक श्योर ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इंट्रोड्यूस सच बिल। What such bill? Amendment bill. ठीक है। Article 368 has been amended by the 24th and 42nd amendments in 1971 and 76, 24th in 1971 and 76, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, केशवानंद भारती केस में क्या बोला कहता है? सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, write down in the comment section. जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट में कही थी? आंसर इट। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से जजमेंट में कही थी? नाउ हेयर कम्स द प्रोसीजर। मैंने आपसे बोला था कि मेजोरिटी को डिस्कस करेंगे। हेयर कम्स द क्वेश्चन। देखो हमें ये बात पता है कि आपके पास कौन कौन से डाउट्स होने वाले हैं, क्योंकि वाइल प्रिपेयरिंग द कंटेंट वी हैड इन आवर माइंड कि बच्चों को कौन कौन से डाउट्स आने वाले हैं, और नोट्स को इसी प्रकार से प्रिपेयर किया गया क्या, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग लेक्चर्स, रिगार्डिंग व्हाट आर द की पॉइंटर्स, व्हाट आर द की टर्म्स, आपको उसको लेके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स, कब कब किसकी क्या जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। आपको ये टेबल अच्छे से आज पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। सिंपल majority of members of each house present and voting, that is simple majority. What is special majority? Majority of total irrespective of vacancies and absentees, मतलब हो सकता है ना कि वहां उस दिन 50 या 200 100 200 लोग नहीं आए होंगे। नो मैटर वॉट, अगर स्पेशल मेजोरिटी के लिए वो बिल पास करना है तो काउंट करेंगे ही करेंगे। मेंबर्स ऑफ ईच हाउस मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजोरिटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, पर जब स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ स्टेट आ जाता है तो फिर से वही वाली बात है कि रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजोरिटी। मतलब आप थोड़ा समझना, ये चीजें थोड़ी सी ग्रेजुअल टफ होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल बिल है, सपोज करते हैं, आपको मैं एक नंबर गेम से समझाता हूं। अच्छा, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, विल बी टेकिंग द सेम एग्जांपल्स सो एज टू नॉट कंफ्यूज यू। This is similar like ordinary law making process. Such amendments are not considered under Article 360. Example, recently number of Supreme Court judges increased from 31 to 34. जिससे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये समझ में आने लगा कि अब थोड़ी सी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर है वो 31 से 34 करना है। ठीक है, 31 से 34 करना है। इसका मतलब कि एक अमेंडमेंट बिल आने पड़ेंगे। अब इस चीज के लिए हम स्पेशल मेजोरिटी लाएं, कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर लाएं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस जाएगा। ये चीज अगर इमीडिएट इफेक्ट के साथ होनी होगी तो ये साल भर शायद डिले हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती है। इसके लिए सिंपली आपको सिंपल मेजोरिटी में भी ये पास हो जाती है। क्या होती है सिंपल मेजोरिटी? अभी हमने डिस्कस किया। मेजोरिटी ऑफ ईच हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। बात समझिएगा, सपोज कर लेते हैं कि एक हाउस है, ठीक है, इस हाउस में टोटल 500 पीपल होगा। 500 उसकी स्ट्रेंथ है। आई एम नॉट सेइंग प्रेजेंट, आई एम सेइंग स्ट्रेंथ है। उस दिन पर्टिकुलर टाइम पे 400 लोग आए हुए थे। ठीक है, 100 आर एब्सेंट। तो अगर 100 एब्सेंट हैं
100 आर एब्सेंट। अगर 100 एब्सेंट हैं, दैट मीन्स अब सिर्फ 400 में ही आपको 200 + 1 लेकर आना होगा। ठीक है, 200 + 1 तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इसीलिए इसको सिंपल मेजोरिटी बोली गई। स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, ये 100 नहीं आए हुए, स्टिल आपको 250 मतलब 500 250 प्लस एक लाइन की इंपॉर्टेंस है, मेजोरिटी ऑफ टोटल इररेस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी और एब्सेंट। मतलब हो सकता है कि कोई वैकेंसी भी रही हो, नहीं, स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेंथ है उसमें मेजोरिटी लानी है, दैट इज मोर देन 50%, और मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद जितने आए हुए हैं, ठीक है, सपोज 400 आया ना, तो उसके 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होनी चाहिए। तो दिस इज द स्पेशल मेजोरिटी। और अगर आप इसी में स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन या कंसेंट को ऐड कर दोगे, दैट विल अगेन गेट मोर टफर। तो ये हम फेडरल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे जीएसटी, यस, सी द एग्जांपल इज गिवन। जीएसटी जब 101 अमेंडमेंट जब आया था, तो जीएसटी के लिए सरकार को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, मतलब सपोज कर लेते हैं देयर आर 20 स्टेट्स, तो पहले तो 10 स्टेट्स के लेजिस्लेचर से यस कराना, रेटिफिकेशन कराना, हाँ ठीक है सर मंजूर। उसके बाद बोथ हाउस, अपर हाउस, फिर लोअर हाउस, उसकी स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद जब हर तरफ से ये डन होगा, उसके बाद ही ये बिल आपका पास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी का जो केस है वो आपका रिजर्वेशन का केस आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो AWS का कंसेंट आया था। ठीक है, नाउ कमिंग टू दी वेरियस प्रोविजंस एंड टाइप्स ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड। ठीक है, कुछ हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। इसको मैं लाइन बाय लाइन नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट ये आपको याद करना है। बट मैं क्विकली एक ये बता सकता हूँ कि कौन कौन से प्रोविजंस में कौन कौन से मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी पर रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे टफ की सिचुएशन की, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे यूनिटरी के साथ साथ सेंटर और स्टेट दोनों के रिलेशन पे, ये दोनों के वर्किंग पे, दोनों के फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब ही स्पेशल मेजोरिटी पर रेटिफिकेशन चाहिए सर। तो सिंपल है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। बीच में आपने एक टेसल की खबर सुनी थी, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट डिस्कस कर रहे थे कि सर अगर हम चीफ सेक्रेटरी, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, वो ये चीफ सेक्रेटरी किसी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को बुला लें, ठीक है, कि ऑब्वियसली ही इज द सुप्रीम हेड, ठीक है, वो बुला लें, और सीएम ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट डिनाई कि नहीं आपको नहीं जाना है, उस केस में वो चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा? देखो, देयर इज अ पावर टसल। ऑब्वियसली ये बात होंगी। ऑब्वियसली हमारे देश में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया ही गया है कि चीजें बहुत स्मूथली चलती हैं। देखो, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देश के सारे सरकारों का एक ध्यान है, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली इतनी दिक्कतें आती नहीं है, बट कभी कभी हो सकता है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से टसल क्रिएट हो जाए। उस केस में अगर कोई बिल आना है, अमेंडमेंट होना है, तो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को लेके कोई अमेंडमेंट लाना है, उनके पावर को लेके या फिर कुछ भी उनके फंक्शंस को लेके, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट के रेटिफिकेशन की भी डिस्कशन करते रहना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड दी स्टेट्स। ठीक है, अगेन इट्स अ फेडरल स्ट्रक्चर। 7th शेड्यूल को लेके, ठीक है, आर्टिकल 246, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 368। पता ही आपको ये क्या देता है? पावर टू प्रोसीजर, पावर नहीं, सॉरी, इट्स नॉट पावर। देखिए, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, तो लेट्स गो टू द स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन क्लियर हो गया। स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ऑल अदर प्रोविजंस व्हिच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड
थर्ड कैटेगरी। अच्छा सर, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर व्हाट इज फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी हमने डिस्कस कर लिया, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन। और स्पेशल मेजोरिटी में आपका फंडामेंटल राइट्स आ गया, डीपीएसपी आ गया, और वो जो आपके सिंपल मेजोरिटी में नहीं आते। तो जल्दी से हम सिंपल मेजोरिटी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, सिंपल मेजोरिटी आपको पता है, फॉर एग्जांपल तेलंगाना, ठीक है, जब क्रिएट हुआ था। या फिर आपने अभी हाल फिलहाल में देखा हो जम्मू कश्मीर स्टेट को लद्दाख एंड JNK यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें एक सिंपल मेजोरिटी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग, अगेन सेकंड शेड्यूल, इमोल्यूमेंट्स, अलावेंस, प्रिविलेजेस, abolition of creation of legislative council in states, quorum in parliament, salaries and allowance of members of the parliament, rules of procedure in the parliament, use of English in parliament, number of puisine judge in supreme court, ठीक है। privileges of parliament, its members and committees, article 105, conferment of more jurisdiction to supreme court, use of official language, citizenship 5 to 11, elections to parliament, state legislature, delimitation of the constituencies, जो अभी आपको JNK यूनियन टेरिटरी में देखने को मिल रहा है, यूनियन टेरिटरीज, 5th schedule, 6th schedule. So guys, this was all about the types of majority to be taken into account for the special provisions. So सिंपल मेजोरिटी वेरी सिंपल, कि उस दिन जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उसकी मेजोरिटी की बात होती है। स्पेशल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग तो ठीक है, पर अगर उस दिन जो लोग नहीं भी आए हैं, मतलब इररिस्पेक्टिव, सिंपल सी बात है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एब्सेंटीज, आपको 50% से ज्यादा उसे मेजोरिटी चाहिए, प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग उनका 2/3, ठीक है। विदाउट गेटिंग कंफ्यूज, री रीड योर दिस लाइन अगेन एंड अगेन। मेजोरिटी ऑफ टोटल इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, लेट मी क्लियर एंड मेक इट, irrespective of vacancies and absentees, majority of total membership of each house, that is 50% से ज्यादा, and there is the and, not or, make sure it is and, okay, and majority of 2/3 of the members of each house present and voting. I hope अब ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं, और जब आप इसमें प्लस रेटिफिकेशन जोड़ देते हो तो ये बन जाता है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स आप कह सकते हो, जिसमें आपका बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर के ही बारे में बात होती है, ठीक है। नाउ हियर कम्स द रीसेंट अमेंडमेंट्स। अब देख लेते हैं हमारे देश में भी रीसेंट कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। 99th अमेंडमेंट 2014, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, NJAC, पता है बाद में इसको एरेडिकेट करा गया। 100th अमेंडमेंट 2015 रिलेटेड टू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इट वाज इन न्यूज़। मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो सबसे पहला जो काम हुआ था रिलेटेड टू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, वो इंडिया और बांग्लादेश के साथ ही हुआ था। 101st अमेंडमेंट 2017 इंट्रोड्यूस द GST, ठीक है, और ये 1 जुलाई से इन्फोर्स हो गया था, ठीक है। 102nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ NCBC, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103rd अमेंडमेंट प्रोवाइड द मैक्सिमम ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर द EWS, ठीक है। 104th अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन द लोकसभा एंड स्टेट्स एंड असेंबलीज, ठीक है। अब कुछ ऐसी बातें भी तो हैं दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, दैट अमेंडमेंट प्रोसीजर हो सकता है कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अनजस्टिस टू द स्टेट्स पॉसिबली हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली अपने स्टेट के लोगों का बेनिफिट चाहेगी, अनडाउटेडली। एक यूनियन गवर्नमेंट अपने टेरिटरी में आने वाले सारे यूनियन के हर लोगों का बेनिफिट चाहती है, पर हो सकता है कि फॉर अ पर्टिकुलर एरिया वो बेनिफिट कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो वहां पे टसल क्रिएट हो जाता है। सो लेट्स सी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है। स्टेट्स कैनॉट इनिशिएट द अमेंडमेंट, ओनली पार्लियामेंट कैन। कभी कभी तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपने इंटेलेक्ट माइंड को यूज करके या फिर रीजंस, लॉजिकल रीजनेबल रीजंस को यूज करके ये कह सके कि एटलीस्ट लेट अस अलाउ टू इंट्रोड्यूस द बिल, नो मैटर व्हाट इट गेट ऑन द फ्लोर, पास्ड और नॉट, लेट अस अलाउ, ओके। States have only one way to propose the amendment, that is create the legislative council in the state. देखो,
States have only one way to propose the amendment, that is to create the legislative council in the state. State तभी propose कर सकते हैं जब उनको अपने state में legislative council चाहिए होता है. Again, here I am giving you the question. The question from my side is, how many states in India have legislative council? ठीक है, Constitution does not mention the time within which the state legislature ratify or reject the amendment. ये सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हें 6 महीना लेना है कि उन्हें 1 साल लेना है, कोई ऐसा नहीं है. एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्हें विदिन मंथ उन्हें रिप्लाई करके देना है. तो कई बार क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बहुत दिन तक डिले हो जाती है. फॉर एग्जांपल जीएसटी का अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो ये 20 साल पहले भी इसे लाने की कोशिश करी गई थी, इसके बारे में बात करी गई थी, इसको ऑन फ्लोर लाने की कोशिश करी गई थी. बट क्या होता है कि एक हमारे पास स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं था कि कब तक इसको ऑन फ्लोर करना है, या फिर हो सकता है ये पॉलिटिकल विल नहीं रहा होगा. लॉट ऑफ रीजंस आर ओवर देयर. एक पर्टिकुलर जीएसटी बिल को लेकर बातें हमारे देश में कई साल से हो रही हैं. फ्रांस में इंट्रोड्यूस होने के बाद से ही यहाँ पे मुद्दे उठने शुरू हो गए थे. बट फाइनली इट वाज इन आवर कंट्री फ्रॉम 1 जुलाई 2017. कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो साइलेंट ऑन वेदर द स्टेट्स कैन विड्रॉ देयर अप्रूवल वंस गिवन. ऐसा हो भी तो सकता है ना कि कई बार पीपल अमेंडमेंट, व्हाट इज अमेंडमेंट? आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है, आपको ये राइट ही नहीं है कि उस डॉक्यूमेंट में लिखे गई बात को आप वापस से ले सको. सो दैट इज ऑफ नो यूज. तो स्टेट्स को इस चीज को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्लैरिटी नहीं है. नो प्रोविजन फॉर अ स्पेशल बॉडी. ठीक है, स्पेशल बॉडी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है. ओनली इन फ्यू केसेस द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड. बस फ्यू केसेस, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर. फिर आपका इलेक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को लेके, मतलब यही सब कुछ चीजें हैं. ठीक है, नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग. ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है कि जॉइंट सिटिंग करके भी तो हम निकाल सकते हैं. बट फिर वो भी बात नहीं रखी गई है. लोअर हाउस में अलग से, अपर हाउस में अलग से. वाइड स्कोप फॉर टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी ड्यू टू वेग प्रोविजन. इसी वजह से देखो, आपको पता है बहुत सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रहते हैं. जब आप देखो, कई बार जब जुडिशियल रिफॉर्म की बात होती है तो वी एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट शुड टॉक अबाउट, शुड डिस्कस कि सर क्या दिक्कत है कि इतनी ज़्यादा वेग प्रोविजंस हैं और इसका क्या रिपरकेशन है. रिपरकेशन यही है कि जुडिशरी तो इन्वॉल्व रहती है स्टेट के मैटर्स को सॉल्व करने में, गवर्नमेंट के मैटर्स को सॉल्व करने में. हर दूसरे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट थिंक्स ऑफ द नॉर्मल पब्लिक. ठीक है, तो एक वेग प्रोविजन जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है तो उस वजह से ही बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम amendment of the constitution. I hope this topic has very smooth understanding for you all. तो अभी आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो एक बार क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंडिया की जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो बहुत रिजिड नहीं है, बहुत फ्लेक्सिबल भी नहीं है. फ्लेक्सिबल ब्रिटेन की तरह नहीं है, रिजिड यूएसए की तरह नहीं है. मतलब वी कैन डू द अमेंडमेंट, neither rigid nor flexible. Okay, we can do the amendment. It is not that tough. It is synthesis of both. ठीक है, और केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द केस. यहाँ पे मैंने एक से क्वेश्चन पूछा था, जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर. ये किस केस में कहा गया था? तो आप इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए. ये फीचर हम साउथ अफ्रीका से बोरो किए हुए हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, अमेंडमेंट बिल इंट्रोडक्शन हो सकता है किसी भी हाउस में, चाहे वो अपर हाउस चाहे वो लोअर हाउस में. राज्यसभा में भी कई बार बिल पास हुए हैं, कई बार लोकसभा में भी पास हुए हैं. हु कैन इंट्रोड्यूस? कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर कर सकता है. प्रेसिडेंट का कोई प्रायर परमिशन नहीं उसमें चाहिए होता है. मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है. स्पेशल मेजोरिटी को बहुत हमने डिटेल में डिस्कस किया. वीडियो को आप 5-10 मिनट बैक करके देख सकते हैं. बिल्स इन द हाउस, बोथ द हाउसेज नीड टू पास द बिल, तभी, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही. स्पेशल मेजोरिटी फिर से डिस्कस कर लेते हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज एंड एब्सेंटीज, 50% से ज़्यादा उसमें आपको मतलब मेजोरिटी चाहिए होती है. प्लस जितने भी प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंट एंड वोटिंग भी 2/3 होनी चाहिए मिनिमम. एंड ऑल्सो अगर
अगर आपको स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए फेडरल स्ट्रक्चर के लिए तो उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल ये बातें फेडरल स्ट्रक्चर के लिए आकर आती हैं, ठीक है। अमेंडिंग द फेडरल प्रोविजन, जो मैं आपको बता रहा था कि ये आपका स्पेशल प्रोविजन है जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है। रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐसा समझ लिया गया है कि आर्टिकल 368 में ये कह दिया गया, एक्सप्रेसली कह दिया गया, पार्लियामेंट कैन हैज द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अमेंडमेंट फर्दर मेड दैट इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव दी हिज असेंट। हाँ, अगर उनके सामने कोई भी बिल प्रेजेंट होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा माना गया है कि जो आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती हैं इस वजह से प्रेसिडेंट हाँ कर ही देते हैं, ठीक है। रोल ऑफ स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस, ऐसा कोई रोल नहीं है सिवाय स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट में काउंसिल को प्रपोज करना चाहता हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 368 हैज बीन अमेंडेड बाय द 24th and 42nd अमेंडमेंट्स इन 1971 and 76 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। केशवानंद भारती को 1973 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने फिर टाइप्स ऑफ मेजोरिटी को पढ़ा काफ़ी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ। फिर हमने वेरियस प्रोविजंस को भी डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से प्रोविजंस में कौन कौन सी मेजोरिटी चाहिए होती है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। फिर हमने हाल में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस किया है। किस बेसिस पे कभी कभी अमेंडमेंट प्रोसीजर्स को लेके क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, तो इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। स्टेट्स कैन नॉट इनिशिएट, ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट, स्टेट्स हैव ओनली वन वे टू प्रपोज द अमेंडमेंट दैट इज टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी रेटिफिकेशन के लिए कितना समय देना है या फिर को रिजेक्ट करना है, ऐसा कुछ बात नहीं कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पे भी कोई मतलब प्रोविज़न नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अपना दिया हुआ कंसेंट को वापस ले सकता है स्टेट के, नहीं ले सकता है। कुछ ही केसेस में कंसेंट ऑफ स्टेट के रिक्वायर है। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमेशा डिबेट्स होते रहते हैं। इट्स लेंथ, और इस पे हम बहुत ही लंबा डिबेट कर सकते हैं, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग फॉर द स्कोप ऑफ टेकिंग द मैटर्स टू द जुडिशरी टू वेग प्रोविजन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जुडिशरी को बार बार इन्वॉल्व कर लिया जाता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द DPSP and amendment of the constitution for today. So we'll be coming with the questions today, okay? So that's all. Thank you and stay tuned with us for the next lectures. Thank you.